नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने कवर किया है 1950 से लेकर 2017 तक की कंप्लीट पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और पूरी तथ्य के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का एक परिचय जान लेते हैं एवं पृष्ठभूमि क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या होती है। तो पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा बनाया गया 5 वर्षों का एक विस्तृत आर्थिक एवं सामाजिक विकास का खाका होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि अगले 5 वर्षों में देश के संसाधन, धन, श्रम, भूमि को किस क्षेत्र में कितना लगाया जाएगा। यह योजना सरकारी खर्चे, निवेश, उत्पादन और रोजगार के लक्ष्य निर्धारित करती है। तो ये हमने समझा कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। पंचवर्षीय इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा सोवियत संघ, जो यूएसएसआर था, रसिया से पूर्व, उससे ली गई थी, जहां 1928 से ऐसी योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही थी। 1944 में मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान तैयार किया था, जो भारत की पहली व्यापक आर्थिक योजना मानी जाती है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी ढांचे पर नियोजित विकास की नींव रखी। ठीक है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली ये हमने देखा। अब प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा हुई। यह एक गैर संवैधानिक सलाहकार संस्था थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। तो याद याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे भंग करके नीति आयोग की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। अभी तक कितनी योजनाएं बनी है? तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जो 1951 से 2017 तक चली। इनमें बीच में 2 बार प्लान हॉलिडे योजना अवकाश रहा, 1966 से 69 तक और 1990 से 92 तक, जब पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं चलाई गई। पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि वार्षिक योजना। तो कब प्लान हॉलिडे कब था? तो ये 2 बार था। 1978 से 80 में जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान चलाया, जो 5वीं योजना को रद्द करके लागू किया गया था। तो ये भी एक फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में ये डिटेल है। इसका ड्यूरेशन था 1950 से लेकर 1956 तक। पहली नियोजित विकास यात्रा थी कृषि, सिंचाई एवं पुनर्निर्माण पर इसका जोर था। कुल बजट था 2069 करोड़। इसका लक्षित वृद्धि दर 2.1% प्रतिवर्ष था। वास्तविक जो लक्ष्य हासिल हुआ 3.6% प्रतिवर्ष, ये ज्यादा हुआ जो हमने अनुमान लगाया था। और हैरोल्ड डामर मॉडल था ये। तो इसके बारे में जानते हैं। तो मुख्य उद्देश्य एवं आवश्यकता क्या थी इसको लागू करने के लिए? तो 1947 में विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी भारत आए थे। उनके पुनर्वास और खाद्यान्न की भारी कमी दूर करना पहली प्राथमिकता थी। इसलिए इस योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉय हैरड और अमेरिकी अर्थशास्त्री एवीसी डोमर के हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी, जो बचत और निवेश को विकास का मुख्य आधार मानता है। तो ये अर्थशास्त्री के मॉडल से इसका नाम हैरोल्ड डोमर मॉडल पड़ा। इसकी प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी थी? तो भाखरा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी और मेट्टूर जैसी बड़ी नदी परियोजना पर काम शुरू हुआ, जो सिंचाई और बिजली दोनों को लिए बनाई गई थी। 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई। यह स्वतंत्र भारत की पहली आईआईटी थी। तो इसको याद रखिए कि पहली स्वतंत्र भारत की प्रथम आईआईटी खड़गपुर थी, जो 1951 में बनी थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जो ग्रामीण विकास की पहली बड़ी पहल थी। अच्छा, परीक्षा के लिए तथ्य क्या है?
इसमें जानने वाली, तो पहली योजना को सफलतम योजना कहा जाते हैं क्योंकि लक्ष्य 2.1% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 3.6% रही। यह लक्ष्य लगभग 1.5 गुना अधिक था। दूसरा फैक्ट यह है कि इस अवधि में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 11% का सुधार आया। पहली योजना में कुल सरकारी निवेश का 44.6% हिस्सा केवल कृषि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया गया। तो ये हमने समझा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। तो इसका अवधि था 1956 से 1961 के तक था। नेहरू महालनोबिस मॉडल भारी उद्योगों की नींव रखी गई। कुल बजट था 4800 करोड़। 4.5% प्रति वर्ष इसका लक्षित वृद्धि दर था, जबकि इसमें हासिल हुआ 4.27% प्रति वर्ष। और इसका मुख्य क्षेत्र था भारी उद्योग था। मॉडल और उद्देश्य इसका क्या था? यह योजना प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल का मूल सिद्धांत था, यदि भारत भारी उद्योग, इस्पात, मशीनरी, खनन में निवेश करे तो भविष्य में अन्य सभी उद्योग खुद ब खुद विकसित होंगे। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भारत ने समाजवादी ढांचे पर समाज बनाने का लक्ष्य रखा। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है, वह पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बनाए गए। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में भारत का पहला रेल इंजन कारखाना स्थापित हुआ। भारी इंजीनियरिंग निगम एचईसी रांची की स्थापना और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना इसी दौर में हुई। परीक्षा का तथ्य यह है कि दूसरी योजना में कृषि की हिस्सेदारी घटाकर उद्योगों पर जोर दिया गया। इसके बाद में खाद्यान्न संकट पैदा हुआ, तो यह ध्यान रखिए। इस योजना में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटे क्योंकि भारी मशीनरी आयात करनी पड़ी। इस योजना में एमआरटीपी अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट की नींव पड़ी, जो बड़े कारोबारियों पर नियंत्रण के लिए था। तो ये आप ध्यान रखिए। अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। तो यह योजना का अवधि 1961 से 1966 था। युद्धों और सूखे की मार गाडगिल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका बजट था 8,577 करोड़। 5.6% प्रति वर्ष इसका लक्षित वृद्धि दर था, लेकिन इसने 2.84% ही वास्तविक वृद्धि दर हासिल किया। इस योजना का नाम था गाडगिल योजना, उपनाम। जो उद्देश्य इसका यह था कि तीसरी योजना का लक्ष्य था कि भारत आत्मनिर्भर बने एवं एक स्वयं पोषित अर्थव्यवस्था की स्थिति प्राप्त करे। इसे जॉन सांडी मॉडल पर आधारित माना जाता है। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ विकसित करने का प्रयास किया गया। 1961 में गहन कृषि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे उन्नत बीजों और खादों के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा, लेकिन यह विफल हो गया। विफलता का कारण था 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण देश का विशाल बजट रक्षा पर खर्च हो गया और विकास योजनाएं पीछे रह गई। 1965 से 66 में भीषण सूखा पड़ा, जिससे अनाज उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1966 में रुपये का अवमूल्यन हुआ। रुपये की कीमत 36.5% घटा दी गई। परिणाम स्वरूप यह योजना बुरी तरह असफल रही। परीक्षा का तथ्य ये है कि इस योजना को गाडगिल योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरी योजना में वृद्धि दर 2.84 रही, जबकि लक्ष्य 5.6% था। यह लक्ष्य से आधे से भी कम था। गाडगिल फॉर्मूला केंद्र से राज्यों को धन वितरण का सूत्र इसी काल में बनाया गया, इसी पे आज भी चला जाता है। इसमें काफी संशोधन हुए, लेकिन ये बुनियाद था। अभी चौथे पंचवर्षीय योजना को बारे में जानते हैं। तो ये है योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे, क्योंकि 1966 से 69 के बीच में भारत को 3 झटकों से एक साथ जूझना पड़ा।
1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध, 1965 से 66 का भीषण सूखा, इन सब से अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था और रुपये का तीव्र अवमूल्यन करना पड़ा। इन परिस्थितियों में 5 साल की दीर्घकालिक योजना बनाना व्यवहारिक नहीं था, इसलिए सरकार ने 3 अलग अलग वार्षिक योजनाएं 66 से 67, 67, 68, 68, 69 चलाई और इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यह वही दौर था जब भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के उच्च उपज वाले बीजों को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनाया गया। गेहूं और धान के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इससे नई कृषि नीति लागू की गई। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने अमेरिका से खाद्यान्न सहायता लेने की जगह आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि योजना अवकाश के दौरान भारत ने आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण लिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रुपये का अवमूल्यन किया। यह भारत के इतिहास का एक कठिन और अपमानजनक निर्णय माना जाता है। अच्छा, परीक्षा का तथ्य ये है कि भारत में 2 बार योजना अवकाश हुए। पहला 1966 से 69 3 वार्षिक योजनाएं और दूसरा 1990 से 92 2 वार्षिक योजनाएं, तो ये ध्यान रखें। और 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने भारत में HYV बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी काल में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को और विस्तार दिया गया। तो ये था इसका फैक्ट। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। तो इसका अवधि था 1969 से 1974। स्थिरता के साथ विकास, बैंक राष्ट्रीयकरण और बांग्लादेश का जन्म। इसका बजट था 15,779 करोड़ रुपए। इसका लक्ष्य था 5.7%, जबकि इसने हासिल किया 3.3%। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। इस योजना का मुख्य नारा था स्थिरता के साथ विकास। यह अशोक रुद्र और एलन मान के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि उत्पादन को स्थिर रखे हुए उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। आईआरडीपी शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार एवं आर्थिक सहायता देना था। ऐतिहासिक निर्णय यह था कि 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसे याद रखिए ताकि आम आदमी और किसानों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। वो इसी काल में हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस युद्ध में भारी खर्च हुआ, जिससे योजना को प्रभावित किया। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट आया, जिससे भारत में महंगाई बढ़ी और विकास दर प्रभावित हुई। परीक्षा का तथ्य यह है कि चौथी योजना में गाडगिल फॉर्मूला लागू हुआ, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को 60% ऋण और 30% अनुदान के रूप में धन देती थी। 1969 में एमआरटीपी अधिनियम एक अधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार पत्ती अधिनियम पास हुआ, जिससे बड़े उद्योगपतियों की शक्ति को सीमित किया गया। इस अवधि में 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। तो इसे भी ध्यान में रखिए। अब ये पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। ये 1974 से 79 और रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बारे में। इसका गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता और जनता सरकार का प्रयोग था। 5वीं योजना, इसकी विशेषता ये थी कि इस योजना का निर्माण पीडी धर ने किया। थीम थी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करो। इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शामिल हुआ, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण सड़कें शामिल थी। इंदिरा गांधी का 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम इस योजना के दौरान घोषित हुआ, जो गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित था। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और उसने इस योजना के समय से 1 वर्ष पूर्व ही रद्द कर दिया गया। उसके बाद रोलिंग प्लान आया 1978 से 80। जनता पार्टी सरकार, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 5वीं योजना रद्द कर रोलिंग प्लान लागू किया। रोलिंग प्लान का विचार स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डाल ने दिया था। यह याद रखें, इसमें हर साल योजना की समीक्षा कर उसे आगे बढ़ाया जाता है। इस मॉडल में 3 स्तर होते हैं: वार्षिक योजना,
वर्षीय योजना और 15 वर्षीय दृष्टिपत्र। 1980 में इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई और उन्होंने रोलिंग प्लान को भी रद्द कर छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो ये योजना को बीच में ही रोलिंग प्लान को रद्द कर दिया गया। विस्तृत तथ्य क्या है? तो ये है कि पांचवी योजना में TRY-SCM कार्यक्रम शुरू हुआ जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करता था। पांचवी योजना में वास्तविक वृद्धि दर 4.8% रही, जबकि लक्ष्य 4.4% था, यानी यह सफल रही। रोलिंग प्लान को भारत में व्यवहारिक रूप से असफल माना जाता है क्योंकि इसमें दीर्घकालिक लक्ष्य स्थिर नहीं रहते। और याद रखने वाली बात यह थी कि पांचवी योजना एकमात्र ऐसी योजना है जिससे विपक्षी सरकार ने बीच में रद्द किया। रोलिंग प्लान भारत में अव्यवहारिक सिद्ध हुआ, तो ये ध्यान रखिए। और ये सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में है। 1980 से 85 तक इसकी अवधि थी। गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण इस योजना का लक्ष्य था। बजट था 97,500 करोड़। 5.2% प्रतिवर्ष इसका वृद्धि दर था, जबकि इसने 5.4% लक्ष्य हासिल किया, तो यह सफल रहा। दो छठवीं योजनाएं इसकी विशेषता थी। मुख्य योजना और विशेषता इस योजना का थीम थी गरीबी हटाओ, आधुनिकीकरण करो और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। कृषि, ऊर्जा और उद्योग तीनों को एक साथ विकसित करने पर जोर दिया गया। एक रोचक तथ्य यह है कि दो अलग अलग छठी योजनाएं चलाई गई। जनता सरकार की 1978 से 83 जो रद्द की गई थी, और कांग्रेस की 80 से 85 जो असली मानी जाती है। इस योजना में पहली बार परिवार नियोजन को एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। इसकी प्रमुख कार्यक्रम और उपलब्धियां क्या थी? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को सब्सिडी और ऋण और औजार देता था ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। अंत्योदय योजना सबसे गरीब 5 परिवारों को चुनकर उन्हें विशेष सहायता देने की अनोखी योजना थी। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ जो बाद में मनरेगा की पूर्व पीठिका बना। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग की स्थापना हुई। इसका विस्तृत परीक्षा तथ्य यह है कि छठी योजना में वास्तविक वृद्धि दर 5.4% रही, जो लक्ष्य 5.2% से अधिक थी। इस कारण इसे अपेक्षाकृत सफल योजना माना जाता है। इसी दौर में भारत में छोटे पैमानों पर आर्थिक उदारीकरण का प्रयोग शुरू हुए। कुछ लाइसेंस हटाए गए और आयात नीतियां थोड़ी उदार बनाई गई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी योजना के दौरान ही हुई, जो कृषि ऋण की सबसे बड़ी संस्था बनी बाद में। तो ये छठी योजना के मुख्य तत्व थे। अब सप्तम पंचवर्षीय योजना, इसका ड्यूरेशन था 1985 से 1990। भोजन, काम और उत्पादकता, राजीव गांधी का तकनीक प्रेम इसका टैगलाइन है। और इसमें ये 1,80,000 करोड़ रुपए का कुल बजट था। 5% इसका लक्ष्य था। 6.01% इसने हासिल किया। पीएम थे राजीव गांधी। थीम और मुख्य उद्देश्य, सातवीं योजना का नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने, रोजगार सृजन और तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। राजीव गांधी का कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में गहरा विश्वास था। इस योजना में आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र को बढ़ावा देने की नींव रखी गई। इस योजना में 6 प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए, जिसमें साक्षरता, तिलहन उत्पादन, दूरसंचार, पेयजल, टीकाकरण और डेयरी विकास शामिल थे। प्रमुख उपलब्धियां इसकी क्या रही? जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 में शुरू हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली पहली योजना थी। इस योजना में वास्तविक वृद्धि दर 6.01 रही, जो लक्ष्य 5% से काफी अधिक थी। इसलिए इसे अत्यधिक सफल योजना माना जाता है। सातवीं योजना के दौरान भारत की निर्यात क्षमता बढ़ी और औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। परीक्षा का तथ्य है कि सातवीं योजना में पहली बार वृद्धि 6% को पार करने में सफलता मिली। यह उस समय तक की सर्वश्रेष्ठ वृद्धि दर थी। 1986 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसे याद रखें, जिसमें शिक्षा को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कार्यक्रमों से जोड़ा गया। इसी काल में आधुनिक भारत रूस रॉकेट प्रोग्राम और इसरो की गतिविधियां तेज हुई।
आम आदमी बीमा योजना की नींव भी इसी दौर में पड़ी। तो ये सप्तम पंचवर्षीय योजना के फैक्ट थे। अब द्वितीय योजना अवकाश 1990-92 और अष्टम योजना 1992 से 97 के बारे में समझते हैं। दूसरा प्लान हॉलिडे क्यों हुआ? 1990 से 92 में 3 प्रधानमंत्री बदले, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। इस राजनीतिक अस्थिरता में कोई अस्थायी योजना बनाना संभव नहीं था। 1991 में भारत का विदेशी भंडार इतना खाली हो गया कि केवल 2 से 3 सप्ताह का आयात का ही धन बचा था। इस गंभीर बीओपी संकट से निपटने के लिए भारत को 67 टन सोना आईएमएफ के पास गिरवी रखना पड़ा। इस संकट के समाधान के रूप में 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऐतिहासिक एलपीजी सुधार लागू किया। अब समझते हैं एलपीजी का युग के बारे में। जो 8वीं योजना, यह योजना जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य थीम मानव विकास थी। पहली बार एक पंचवर्षीय योजना में मानव को केंद्र में रखा गया। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन 3 नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल दिया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इसी दौर में हुए, जिसमें पंचायती राज और नगरपालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इसका परीक्षा का तथ्य ये है कि 8वीं योजना में वास्तविक वृद्धि दर 6.8% रही, जो लक्ष्य 5.6 से बहुत अधिक थी। यह उस समय तक सबसे सफल योजना मानी गई। इस दौर में सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 1992 में कानूनी शक्ति मिली और शेयर बाजार को नियमित किया गया। डब्ल्यूटीओ 1995 में बना और भारत उसका संस्थापक सदस्य बना। यह 8वीं योजना की प्रमुख उपलब्धि थी। ये फैक्ट है कि 1991 का आर्थिक संकट भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक मोड़ था। इससे पहले भारत लाइसेंस राज में जकड़ा था, सब कुछ सरकारी अनुमति से होता था। 1991 के बाद निजी क्षेत्र को आजादी मिली। तो ये द्वितीय अवकाश योजना और अष्टम योजना के बारे में था। अब नवम पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि 1997 से 2002 था। समान वितरण के साथ विकास, कारगिल और एशियाई संकट का प्रभाव। इसका ये बजट है 8,59,200 करोड़ रुपया। इसका लक्ष्य था 7%, हासिल किया 5.3%। सामाजिक न्याय इसका मुख्य विषय था। उद्देश्य था, नवी योजना का मुख्य था समान वितरण और सामाजिक न्याय के साथ विकास। पहली बार एससी, एसटी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को विशेष प्राथमिकता दी गई। 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया, जिसने भारत के निर्यात और विदेशी निवेश को प्रभावित किया। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें रक्षा पर भारी खर्च हुआ और विकास योजनाओं का बजट कम हुआ। प्रमुख कार्यक्रम के बारे में जानते हैं तो स्वर्ण जयंती शहरी योजना, एसजेएसआरवाई, शहरी गरीबों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार देने के लिए शुरू हुई। 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, जिसका उद्देश्य हर गांव में पक्की सड़क से जोड़ना था। इसी दौरान में आईटी बूम आया, सॉफ्टवेयर निर्यात तेजी से बढ़ा और बेंगलोर, हैदराबाद जैसे आईटी हब बने। तो ये ध्यान में रखें। इसका तथ्य यह है कि नवी योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य 7% था, लेकिन वास्तविक दर 5.35% रही। मुख्यतः एशियाई संकट और कारगिल युद्ध के कारण ऐसा हुआ। इस अवधि में 3 प्रधानमंत्री रहे, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 में गुजरात में भूकंप और 2002 में गुजराती दंगे जैसी आपदाओं ने भी इस संसाधनों पे दबाव डाला। ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 7 तक चली। समता के साथ विकास, इंडिया साइनिंग एंड मनरेगा का जन्म। इसका ये बजट था, 8% इसका लक्ष्य था और 7.6% इसने हासिल किया। इंडिया साइनिंग इसका नारा था। विशेषता थी, 10वीं योजना में पहली बार मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए, यानी हर लक्ष्य को संख्याओं में लिखा गया ताकि प्रगति नापी जा सकी। पहली बार राज्यों के लिए अलग अलग वृद्धि दर के लक्ष्य निर्धारित किए गए। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानव विकास सूचकांकों के लिए स्पष्ट संख्यात्मक लक्ष्य रखे गए। मनमोहन सिंह सरकार ने इसी दौर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पास किया। यह नागरिकों को सरकारी जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता था।
मनरेगा ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास हुआ। यह कानून हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार की कानूनी गारंटी देता था। 2006 में इसे पहले 200 जिलों में और बाद में पूरे देश में लागू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और आवास, सिंचाई और टेलीफोन 6 क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाने का लक्ष्य किया गया। इसका फैक्ट यह है कि 10वीं योजना का दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रही। उस समय तक की उच्चतम वृद्धि दरों में से एक था। वाजपेयी सरकार का इंडिया साइनिंग अभियान इस योजना के काल में था, लेकिन 2004 के चुनाव में बीजेपी हार गई। ग्रामीण भारत को विकास का लाभ कम मिला था। सर्व शिक्षा अभियान को 10वीं योजना में जोर शोर से लागू किया गया, जिसका लक्ष्य 14 वर्ष तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। 2007 से 2012 तक इसका अवधि था। तेज और अधिक समावेशी विकास, 2008 की वैश्विक मंदी का असर, ये इसका बजट था। 9% इसका लक्ष्य था। 7.9% इसने हासिल किया। इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम था। 11वीं योजना की थीम थी तेज और अधिक समावेशी विकास। इसमें 58 मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2000 में आई वैश्विक वित्तीय मंदी ने भारत की वृद्धि दर को प्रभावित किया, हालांकि भारत अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावित रहा। इसी दौर में आधार परियोजना की शुरुआत हुई। 2009 में यूआईडीएआई की स्थापना हुई और आधार कार्ड बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इसे ध्यान में रखें। और प्रमुख नीतियां एवं कार्यक्रम इसके थे कि आरटीआई 2005 में कानून बना। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जिससे 6 से 14 वर्षों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिया गया, तो इसे भी याद रखें। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू हुआ, जो शहरों को के बुनियादी ढांचे और गरीबों के आवास के लिए था। एनआरएचएम ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 11वीं योजना का लक्ष्य 9% था, लेकिन 2008 की मंदी के कारण 7.9% ही हासिल हुआ। फिर भी यह काफी उच्च वृद्धि दर थी। इस अवधि में भारत निर्माण फेज सेकेंड चलाया गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को तेज गति से आगे बढ़ाया गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला जैसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले इसी दौर में सामने आए, जिसने यूपीए 2 सरकार को कमजोर बना दिया गया। अब चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका अवधि 2012 से 17 था। उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ और भारतीय नियोजन का नया अध्याय शुरू हुआ। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना आयोग का अंत के बारे में समझते हैं। 12वीं योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसे याद रखें। इसका थीम थी तेज, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। पहली बार सतत विकास को थीम में शामिल किया गया। लक्षित वृद्धि दर 8.2% थी, लेकिन वास्तविक दर लगभग 6.9% रही। नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बने और उन्होंने मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे अभियान शुरू किए, जो इसी योजना के दौरान थे। जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीब के बैंक खाते खुले और वित्तीय समावेशन को नई दिशा मिली, तो इसे भी ध्यान रखें। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। यह धन आवंटित नहीं करता, बल्कि नीति सुझाव देता है। इसमें ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना की जगह 3 वर्षीय कार्य योजना, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दृष्टिपत्र लागू किया। इसका तथ्य यह है कि 12वीं योजना में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की नींव पड़ी।
नीति आयोग के पहले सीईओ अमिताभ कांत थे, इसे याद रखिए। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति का मुख्य कारण बदलती आर्थिक परिस्थितियों में 5 साल का कठोर ढांचा अप्रासंगिक हो गया था। तो इस कारण से पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे आगे और क्या-क्या हुआ और इसका मेन फैक्ट और एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।